दोस्तों नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट दिया था। और स्टेटमेंट था कि जब कुछ घटनाएं वायरल होती हैं, चाहे मणिपुर की हो, चाहे कहीं और की हो, चाहे राजस्थान की हो, तो ऐसी घटनाएं जब वायरल होती हैं तो हम लोग कमेंट करते हैं कि वहाँ के लोग बड़े बुज़दिल थे। इस हिसाब से एक महिला यूँ ही घूम रही थी, उसके साथ गलत काम हो रहा था। चाहे वो दिल्ली वाला मैटर हो, जब साक्षी का मर्डर हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत तेज़ ये टिप्पणी की कि अगर हम लोग होते तो ऐसा ना होता, हम एक एक पत्थर उठा लेते, उसको मार देते, अपनी जान पे खेल जाते, बचा लेते। और इसी के साथ मैंने एक टिप्पणी भी की थी। ये चीज़ें कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में इन चीज़ों से पाला पड़ता है तो हम ही लोग होते हैं जो मुँह फेर लेते हैं। अब ये टिप्पणी तो मैंने कर दी, साथ ही फिर उस पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी और कहा कि आप ऐसे होंगे लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन एक ऐसी घटना महाकाल नगरी उज्जैन से निकल के सामने आई है, जिसे सुनने के बाद शायद फिर से वही स्टेटमेंट मेरा है कि कहने सुनने को हम लोग बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों से पाला पड़ता है तो कहीं ना कहीं हम सब मुँह फेर लेते हैं। दरअसल उज्जैन नगरी में एक रोड है, बड़नगर रोड, और इसी बड़नगर रोड में एक इलाका लगता है मुरलीपुरा, एक दूसरा इलाका है बाईपास। ये दोनों इलाके इसी रोड से सटे हुए हैं, यानी बड़नगर रोड से। और बात है 25 तारीख की, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले सोमवार की। एक 11-12 साल की लड़की रही होगी, वो यूं ही सड़कों पे इस इलाके में घूम रही थी। लड़की की हालत ऐसी थी कि देखने से ही लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। आधे कपड़े शरीर पे थे, आधे कपड़े नहीं थे। शरीर बुरी तरह लहूलुहान था, चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट से उसके खून निकल रहा था। लड़की कहीं बेसुध थी, कहीं ऐसा लग रहा था कि बस एक जिंदा लाश चल रही है। यानी एक उस कंडीशन को आप समझें कि आदमी घायल तो है बुरी तरह, लेकिन उसे सरवाइव करना है, उसे जीना है, खुद की ज़िंदगी बचानी है। तो बेहोशी की हालत में भी वो दौड़ रहा, और ऐसे ही कुछ स्थिति उस लड़की की थी। लड़की दिन के उजाले में लगातार अलग अलग जगहों पर दौड़ती रही, अपनी मदद के लिए पुकारती रही। कुछ लोगों से उसने मदद भी मांगी, कई घरों के उसने दरवाजे खटखटाए, और लगभग 2.5 घंटे तक एक चलती फिरती सड़क, एक चलते फिरते मोहल्ले के अंदर, एक पूरे इलाके के अंदर एक 12 साल की लड़की बिना कपड़ों के, यानी आधे कपड़े थे आधे नहीं थे, लहूलुहान घायल अवस्था में, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। यानी एक छोटा सा बच्चा भी जान जाता है कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। जिस हिसाब से दुनिया है, आप सबके पास नॉलेज है, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की ना तो मदद की, ना ही उसके तन पे एक भी कपड़ा डाला, ना ही उस लड़की को कहीं शेल्टर दिया। लगातार वो लड़की जब भटकती रही, इसी बीच किसी ने इतनी सी इंसानियत दिखाई कि जो डायल 100 है उस पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन करके पूरी जानकारी बताई कि एक ऐसी लड़की है, और जो थाना लगता था वो महाकाल थाना था। तो वहाँ से फ़ोन फिर महाकाल थाने पे आया कि आप जल्दी से जाइए, ऐसे एक लड़की की स्थिति है। अब थाने में जब फ़ोन आता है तो थाने वाले तो भागे भागे पहुँचे। पहले तो उस लड़की को अपने कब्जे में लिया, कस्टडी में लेने के बाद कपड़े वगैरह पहना के फ़ौरन उसको वहीं का एक हॉस्पिटल है, चरक हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाया गया। डॉक्टरों ने फिर इलाज शुरू किया, जांच पड़ताल हुई, मेडिकल हुआ, पता चला कि 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और किसी ने बहुत ब्रूटली रेप किया, जैसा कुछ निर्भया के साथ हुआ था। उसके बाद इस लड़की की स्थिति ऐसी थी कि ना तो कुछ बोल पा रही थी, ना तो कुछ कह पा रही थी, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। चरक हॉस्पिटल को भी लगा कि शायद अभी उनकी बस का केस नहीं है, तो फिर इस लड़की को इंदौर रेफ़र किया गया। बहरहाल इंदौर में इसका इलाज चल रहा। थोड़ी बहुत बातचीत जो हुई, इसके बोलचाल के तरीके से, इसके रवैये से ऐसा लगा कि ये जो लड़की है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करती है। अब एक 12 साल का लड़की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करना, और अगर प्रयागराज की है तो कैसे यहाँ पहुँच गई, ये भी एक सवाल। साथ ही इस लड़की के साथ किसने ऐसा किया, ये दूसरा सवाल। और 2.5 घंटे तक जो इंसानियत सड़कों पे दम तोड़ती रही, उसका जवाब कौन देगा, ये तीसरा सवाल। और साथ ही अगर इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर लड़की की हालत जो है जिस हिसाब से नाजुक है, ईश्वर न करे, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है, तो फिर इस लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वो दरिंदे जिन्होंने रेप किया, या फिर वो लोग भी जो 2.5 घंटों तक तमाशा देखते रहे? बहरहाल वहाँ के जो एसपी हैं सचिन शर्मा, उन्होंने एक SIT तैनात की है। अब तक लगभग 400 CCTV कैमरों को खंगाला जा चुका है। कुछ कैमरों में ये भटकती हुई कैद भी हुई है।
लेकिन इसके साथ रेप किसने किया, वो कितने लोग थे, एक थे या कई थे, कहाँ से थे, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये प्रयागराज की है तो यहाँ कैसे आ गई, और यहाँ आई है तो किसके साथ आई है। यानी सवाल कई हैं, जवाब कोई नहीं। पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन इंसानियत, मानवता फिर से शर्मसार हो गई। तो मुझे लगा एक बड़ी ही अजीब सी घटना, आत्मा को एक तरह से कचोटने वाली घटना थी। मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, और साथ ही इस बार फिर वही कहूँगा कि दुनियाई बातें होती हैं तो हम लोग खूब बढ़ चढ़ के कहते हैं, लेकिन जब हमारे आसपास कुछ होता है तो फिर हम गांधी जी के 3 बंदर, ना हम कुछ देखेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना कुछ करेंगे। सबको यही लगता है कि मेरा क्या है, मैं क्यों करूं, अभी पुलिस का मामला हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। और ऐसे ही इंसानियत सड़कों पे तार तार हो रही है। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में ये भी आपको पता चलेगा कि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक होता है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला कबीरधाम, और इसी कबीरधाम में एक थाना लगता है, कुकदूर थाना। इसी थाना क्षेत्र में एक गांव ठेंगा टोला गांव, और इसी गांव में एक 30-32 साल का एक जवान शख्स रहा करता, जिसका नाम था रामजी बैगा। रामजी बैगा की अभी हाल में ही शादी हुई थी। पत्नी का नाम मंती बाई। परिवार में और कोई था नहीं, और बहनें थी, उनकी शादी हो गई थी, अपने अपने ससुराल में थी। लिहाजा रामजी बैगा और उनकी बीवी मंती दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहा करते। ज़्यादा पैसे नहीं थे, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो कुछ पैसा मिलता उसी से अब दोनों अपना भरण पोषण करते। इधर जो रामजी था वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का, गंभीर, जिसको आजकल की भाषा में कहा जाता है कि अगर कोई भोला है तो मतलब पागल है। तो आजकल की बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो रामजी बैगा जो था थोड़ा सा मंदबुद्धि था। यानी छल कपट, तेज तर्रार, ये तमाम चीज़ें रामजी बैगा के अंदर थी नहीं। सारी चीज़ें तब भी बिल्कुल ठीक चलती रही, शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ती रही। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, और ये तारीख थी 26 मई की। 26 मई को सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पे सोने चले जाते हैं। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। अब जैसे ही सुबह हुई, पत्नी सो के उठी। उठने के बाद देखती है तो बिस्तर पे पति गायब। अब पति गायब तो चूँकि गरीब परिवार थे, ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें घर में थी, तो पत्नी को लगा कि हो सकता है कि ये टॉयलेट या फिर फ्रेश होने वो गया होगा कहीं बाहर। पत्नी ने इग्नोर कर दिया। थोड़ा सा वक्त गुजरा। अब पत्नी एक तरह से राह देख रही कि कहाँ गया, अब तक आ जाना चाहिए। लेकिन मंती बाई चाहे जितना परेशान थी, चाहे जितना इंतज़ार कर रही थी, वक्त धीरे धीरे बदल रहा था। सुबह का गायब शख्स दोपहर हो गया, लेकिन अभी तक जब रामजी बैगा लौट के नहीं आया तो पत्नी को अब चिंता सताने लगी। पत्नी को लगा कि कहाँ चला गया। अब पत्नी गांव में खोजने निकलती है, आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या रामजी बैगा आया था या नहीं आया था। अब आसपास के लोगों से जब पूछती है तो सारे लोग एक सुर में जवाब कि रामजी बैगा तो नहीं आया था। अब ये चीज़ जब पत्नी देखती है तो वो परेशान कि अगर आया नहीं तो गया कहाँ। फिर लगातार खोजबीन कर रही, मोबाइल वगैरह पे फ़ोन कर रही तो फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन घर में ही है। अब ये तमाम चीज़ें जब पत्नी देखती है तो देखने के बाद थोड़ा अजीब महसूस करती है कि आमतौर पे मोबाइल वगैरह अपना लेके जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मोबाइल भी नहीं लेके गए, बिना बताए कहीं चले गए। दोपहर हो गई, अभी तक लौट के नहीं आए। गांव वालों से पूछा तो गांव में किसी ने कुछ देखा नहीं, तो फिर वो गए कहाँ। तो ये तमाम चीज़ें जब पत्नी सोचती है, सोचने के बाद अब खोजबीन शुरू करती है कायदे से। गांव के जितने पुरुष थे उनसे पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से छानबीन करती है। देखते ही देखते रात गुजर जाती है, अगले दिन सुबह हो जाती है। यानी एक शख्स जो 26 तारीख को अच्छा भला खा के सोया था, 26 तारीख को गायब हो गया, 27 तारीख तक पूरा गायब रहा, और अब 28 तारीख की सुबह हो गई। 28 तारीख की सुबह होते होते पूरे गांव में हल्ला हो गया कि जो रामजी बैगा है वो कहीं चला गया, घर छोड़ के भाग गया। दिमाग में सबके ये भी था कि मंदबुद्धि है तो हो सकता है दिमाग में कुछ चीज़ें चढ़ गई हों, कहीं निकल गया हो। तो गांव वालों ने भी सांत्वना देना शुरू किया कि इधर उधर कहीं गया होगा, फ़ोटो वगैरह हम लोग इधर उधर भेजेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, मिलने के बाद आ जाएगा। अब पत्नी जब ये बात सुनती है, आसपास के लोग जब ये बात बोलते हैं, तो पत्नी को भी थोड़ी सी दिलासा मिली कि चलो आसपास के लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। पत्नी भी अब धीरे धीरे खोजना कम करती है, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि आ जाएं। एक दिन और गुजर गया, लेकिन जो रामजी बैगा है उसका अभी तक कुछ पता नहीं। अब जब 2 दिन गुजर गए और कुछ पता नहीं, तो गांव में भी थोड़ी सी सुगबुगाहट शुरू हुई कि कहाँ चला गया। इसी बीच एक शख्स था उसी गांव का, जिसका नाम था गजरू।
जहां आसपास के सारे लोग ये कह रहे थे कि कहीं चला गया होगा, आ जाएगा, वहीं गजरू को अब लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कहीं किसी ने गायब कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि दिमाग वगैरह में कुछ चढ़ गया हो, कहीं घर छोड़ के दूर चला गया हो। तो ऐसी चीज़ में बस एक ही बात हो सकती है कि हम जाएं और सबसे पहले पुलिस कंप्लेन कर दें। पुलिस आएगी, मदद करेगी, खोजेगी, उसके अपना सिस्टम है, आसपास के इलाकों में पूछताछ कर लेगी, रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी पता कर लेगी। अब ये चीज़ जब गजरू के दिमाग में आता है तो गजरू बिना गांव में किसी को कुछ बताए, बिना किसी को कुछ कहे, सीधा पहुंच जाता है थाने, जो कुकदूर थाना था, और रामजी बैगा की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देता है। अब कंप्लेन दर्ज हुई तो पुलिस वालों ने अब गांव का रुख किया। सबसे पहले पत्नी से पूछताछ कि कब गायब हुआ, क्या गायब हुआ, कितने बजे गायब हुआ, किसी से बात तो नहीं हुई थी, किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, कहीं जाने का तो नहीं बोल रहा था। अब ये तमाम चीज़ें जब पत्नी से पूछी जाती हैं तो पत्नी ने तो सारी बातें बता दी कि मैं सोई, सुबह उठी तो पति गायब। फिर पुलिस वालों ने कहा कि एक काम कीजिए, आप अपने रिश्तेदारों से भी पूछताछ कीजिए। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो सबसे पूछ चुकी हूँ, कहीं नहीं गया। इसके बाद पुलिस वालों ने अब गांव में छानबीन शुरू की कि कहाँ जा सकता है, किससे दोस्ती थी, किससे ज़्यादा उठना बैठना था। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले इधर पूछताछ कर रहे हैं, इधर छानबीन कर रहे हैं। देखते ही देखते वक्त निकल रहा, कहीं से भी रामजी बैगा का कुछ पता नहीं। और इधर जब पुलिस वाले अब छानबीन कर रहे हैं और कहीं से कुछ पता नहीं, तो गांव वाले भी थोड़ा सा परेशान किए, पुलिस वाले खोज रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हादसा वगैरह हो गया हो। अब ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी, वक्त धीरे धीरे गुजर ही रहा था। इसी बीच जून का महीना लग जाता है और तारीख आ जाती है 2 जून। और 2 जून को पुलिस वालों के पास एक दूसरा फ़ोन आता है, और ये फ़ोन एक नदी है, उसी नदी के बगल से आया था, धमना नदी से। फ़ोन करने वाला एक शख्स बताता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन भाग के वहाँ जाते हैं। जाने के बाद जब डेड बॉडी को देखते हैं तो देखने के बाद उस लाश की पहचान तो एकदम नामुमकिन थी, क्योंकि बॉडी बुरी तरह सड़ चुकी थी, चेहरे से स्किन, मांस से तमाम चीज़ें गायब। शायद 2-4 दिन और तो लगभग कंकाल ही बचता, और पानी में लाश थी तो वैसे भी अजीब हो गई थी। अब ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं कि एक डेड बॉडी मिली, तो पहले तो बॉडी को कब्जे में लिया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहाँ पे ये मामला हुआ था वहाँ के हॉस्पिटल में ऐसी लाश का पोस्टमार्टम पॉसिबल ही नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों ने अब इस डेड बॉडी को रायपुर भेजा। रायपुर भेजने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन था कि इस शख्स की किसी ने हत्या की है, और हत्या करने के बाद इस लाश को यहाँ पे फेंक दिया। अब पुलिस वालों को पहले ये लगा कि हो सकता है डूब के मरा हो, चूँकि चोट वगैरह के कोई निशान थे नहीं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ गया कि हत्या हुआ है, तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा परेशान कि पहले तो यही नहीं पता कि ये है कौन, फिर ये भी नहीं पता कि कहाँ से है, तीसरा ये भी नहीं पता कि इसको खोजे कैसे, चूँकि पॉकेट से और कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मिला नहीं। शकल हम फ़ोटो वायरल कर नहीं सकते कि शकल से शिनाख्त हो जाए, साथ ही किसी के बारे में ऐसी कोई कंप्लेन भी नहीं आई। तो ये तमाम चीज़ जब पुलिस वाले सोचते हैं कि कैसे खोजें, हालत ऐसी कि किसी को दिखा नहीं सकते, तो फिर पुलिस वालों के जहन में जो ये केस हुआ था 26 तारीख को गायब, वो चीज़ें भी आई कि एक ही केस ऐसा आया था अभी 5-6 दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि ऐसे ही कोई आदमी गायब हुआ है, और चूँकि जो बॉडी है उसकी एजिंग अगर देखें तो वो भी मैच कर रही थी, साथ ही मरने का जो टाइम था वो भी लगभग सेम ही स्पैम पे था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही हो। इसीलिए पुलिस वालों ने अब एक काम किया, सबसे पहले मंती बाई और बाकी आसपास के लोग जिन्होंने कंप्लेन में सपोर्ट किया था उनको बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि काम कीजिए, आप बॉडी की शिनाख्त कीजिए। ये लोग पहुंचते हैं, बॉडी की शिनाख्त शुरू होती है, और जैसे ही कपड़े और बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं तो फ़ौरन जो मंती बाई है फूट फूट के रोने लगती है। सारे लोग एक सुर में कहते हैं कि ये तो वही है रामजी बैगा, यानी एक शख्स जो घर से सोया और गायब हो गया, अगले दिन पता नहीं कहाँ चला गया। 4-6 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, और लाश ऐसी की पहचान मुश्किल, और इस आदमी का कत्ल हुआ था। तो एक पागल आदमी जो थोड़ा सा मंदबुद्धि है, जिसको सब लोग पागल कहते हैं, उसका कत्ल किया किसने, और अगर कत्ल किया तो ये घर से बाहर गया क्यों था, क्योंकि गया अपनी मर्जी से था। और तीसरी बात, अगर कत्ल हुआ तो पत्नी को पता कैसे नहीं चला। सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं था। पुलिस वाले अब तक जो गुमशुदगी की तलाश कर रहे थे, अब मामले को बदल दिया गया, मामला हत्या की
बिना पे अब जांच पड़ताल शुरू हुई। अब पुलिस वालों ने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, इधर बीवी से पूछताछ शुरू की कि किससे दुश्मनी है, किससे झगड़ा है, क्यों किसी ने मारा होगा। अब पुलिस वाले चाहे जितनी पूछताछ कर रहे हैं, पहले तो यही नहीं पता था कि गायब कहाँ है। अब ये जब पूछताछ कर रहे हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी, तो पूरे गांव के लोग, पूरे आसपास के लोग, घर परिवार के लोग, खानदान के लोग, सारे लोग एक सुर में एक लाइन बोल रहे हैं। एक आदमी जो मंदबुद्धि हो, जो बेहद शरीफ, बेहद सीधा हो, उस आदमी से किसी की क्या दुश्मनी होगी। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें भी लगा बात तो ठीक है। फिर ये पूछा गया कि क्या किसी से कोई ज़मीनी विवाद तो नहीं। अब ये भी जब पता किया गया तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। तमाम तरह के एंगल, तमाम तरह की चीज़ें पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे, कहीं से भी ना कोई सबूत मिला, ना कोई क्लू मिला। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, पूरा जून गुजर गया, पूरी जुलाई गुजर गई, पूरा अगस्त गुजर गया। पुलिस वालों की तफ्तीश चलती रही, वक्त गुजरता रहा, महीने भर महीने समय बीतता चला गया। गांव वालों के लिए भी बात अब नॉर्मल हो गई, पत्नी भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। लेकिन इसी बीच वहाँ के जो थाना प्रभारी थे, जब सितंबर महीना लग गया और मामला सुधरा नहीं, सावन सारथी, जब उन्होंने देखा कि ये तमाम चीज़ें तो ठीक हैं, कि ठीक केस नहीं सुलझ रहा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब है कि एक महिला जिसका एक सुहाग और उसका कत्ल हो गया, वो महिला अपने केस की पैरवी क्यों इस हिसाब से नहीं कर रही। और अगर कत्ल हुआ था तो ये घर से बाहर निकला तो इस महिला को पता कैसे नहीं चला। और जो मुकदमा कराया गया था, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई थी, इस महिला ने क्यों नहीं किया। अब 4 महीने 3 महीने बाद जब ये चीज़ें दिमाग में आई, तब जाके पुलिस वालों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महिला ही कुछ गेम खेल रही। तब जाके पुलिस वालों ने इस महिला को उठाया। उठाने के बाद जब पूछताछ की तो आज से ठीक 2 दिन पहले इस महिला ने अपना मुंह खोला और पूरी कहानी सुनाई। और इस कहानी के हिसाब से इस महिला का, यानी जो मंती बाई थी, इसका इसके जीजा विश्राम से संबंध था। विश्राम से ये बात करती थी, उसके साथ प्यार करती थी, लेकिन अब शादी हो चुकी थी तो साथ छोड़ भी नहीं सकती थी। अब इसकी ये चीज़ें जब लगातार चलती रही, जब ये विश्राम से बात करती रही, तो कहीं ना कहीं जो रामजी बैगा था उसको भी इस चीज़ की भनक लगी। कोई भी हो ये चीज़ बर्दाश्त करेगा नहीं। उसने अपनी पत्नी को डांटना फटकारना शुरू किया। लगातार जब वो बात करते पकड़ता, मिलते पकड़ता, जीजा भी घर पे कभी कभार आता, तो लगातार अब उसने सख्ती बरतनी शुरू की। पत्नी बगावती किस्म की, वो मानने को तैयार नहीं। तो इसी बात को लेकर अब इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा। कभी कभार ऐसा हुआ कि रामजी बैगा ने हाथ भी उठा दिया अपनी पत्नी के ऊपर कि तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो। तो ये चीज़ें जब लगातार होने लगी और जीजा और साली दोनों एक दूसरे के प्यार में जब पागल हो गए, तो फिर इन दोनों को लगा कि जब तक ये ज़िंदा रहेगा, जब तक ये हम दोनों के बीच रहेगा, तब तक हम दोनों न बात कर सकते हैं, ना ही एक हो सकते हैं। इसीलिए फिर इन दोनों ने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ साथ सारी चीज़ें फिक्स की गई और फिर ये हुआ कि अब इसको मार देते हैं और ऐसा मारेंगे और लाश को ऐसे ठिकाने लगाएंगे कि किसी को कानो कान खबर ना हो। पत्नी ने पूरी साजिश रची। साजिश के तहत 26 मई की रात को वो अपने जीजा को बुलाती है। बुलाने के बाद दोनों जीजा साली मिलके रामजी बैगा का कत्ल करते हैं, गला घोट के। कत्ल करने के बाद फिर ये हुआ कि लाश को क्या करें। ये हुआ कि कहीं बाहर फेंकेंगे तो फंस जाएंगे। तो फिर गमछे से लाश को बांध के लेके निकलते हैं। उस जो नदी थी, धमना नदी, वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद लाश को फेंकते हैं पानी में और उसके ऊपर कुछ पत्थर रख देते हैं, इस उम्मीद में कि लाश जो है यहीं पे सड़ जाएगी। लेकिन नदी का एक नियम होता है कि ऊपर जितना करंट, यानी जितना प्रवाह ऊपर होता है, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ नीचे होता है। तो नीचे पानी की धारा तेज़ थी, बरसात का मौसम। पत्थर को पानी ने ढकेल दिया, पत्थर हट गया। लाश जब फूल गई तो ऊपर आ गई। 1-2 दिन तक सड़ती रही। सड़ते सड़ते किनारे लग गई। और जब किनारे लग गई और किसी मुसाफिर ने, किसी आदमी ने जब देखा, तो उसने फिर पुलिस वालों को इत्तला किया और तब जाके ये पूरी कहानी सामने आई। अब पुलिस वाले जब इस पूरे केस को सुनते हैं, पूरा मामला सुनते हैं, तो अभी 2 दिन पहले की बात है। फिलहाल दोनों को जेल भेजा गया है। अब मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे जो कुछ होना होगा होगा। लेकिन बड़ी ही अजीब और बड़ी ही आत्मा को कचोटने वाली है कि अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते तो आप उसको तलाक दे दीजिए, लेकिन आप साथ नहीं रह सकते इसलिए आप उसको मार देते हैं। इसकी वजह से आप फिर पूरी दुनिया से दूर हो जाते हैं, आप जेल चले जाते हैं, और जिसके लिए आपने ये भी किया वो भी आपसे दूर। तो फिर प्राप्त क्या हुआ आखिर में? अब ये चीज़ें सोचने वाली बात है। लेकिन अगर कोई इतना सोचे तो फिर ऐसा करे ही क्यों? तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।